आगे बात करते हैं, कहा गया फ्रेस्को चित्रण किसे कहते हैं। फ्रेस्को चित्रण किसे कहते हैं, तो भित्ति चित्रण की एक विधा है जिसमें प्लास्टर लगा के रंगों का प्रयोग किया जाता है, वही है अपनी फ्रेस्को विधा या फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को की दो तकनीकी हैं, कौन सी, एक फ्रेस्को सिस्को है बेटा, एक फ्रेस्को बोनो है। यहाँ से क्वेश्चंस बना है। फ्रेस्को सिस्को पे कौन सी वार्निश की जाती है बेटा, तो वैक्स वार्निश फ्रेस्को सिस्को पे की जाती है। जबकि अगर बात करते हैं भित्ति चित्रकारी की तकनीकी, जो चूने के लेप से निष्पादित की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चूने का लेप लगा के जो तकनीकी प्रयोग किया जाता है उसे भित्तकारी को हम लोग फ्रेस्को भित्तकारी के नाम से या फिर फ्रेस्को तकनीक के नाम से जानते हैं। बाइंडर किसे कहा जाता है बेटा, जो पदार्थ रंग कणों को बांधता हो, जो पदार्थ रंग कणों को बांधे उसे हम लोग बाइंडर के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया पूर्व धारणा से क्या तात्पर्य है। पूर्व धारणा से क्या तात्पर्य है, तो रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्र जो है, जो बिंब दिखाई देते हैं, वही पूर्व धारणा होती हैं। रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्र बिंब जो है वही पूर्व धारणा है। आगे घनाकृतियाँ किसे कहते हैं। घनाकृतियाँ किसे कहते हैं, तो घनाकृति का जो है, घनाकृतियाँ वह होती हैं जो वर्ग अथवा आयतों के त्रियामी रूपों से बनती हैं, जैसे पुस्तक, डिब्बा, ईंटा, माचिस, डिबिया आदि जो है ये घनाकृति के रूप में दिखाई देती हैं, घन के आकार में सदैव होती हैं। आगे भूमि बंधन किसे कहते हैं। भूमि बंधन तो कैनवास क्लॉथ, जो कैनवास क्लॉथ है बेटा, उसको फ्रेम पे कस करके उस पर अस्तर से जो परतें लगाई जाती हैं उसे हम लोग भूमि बंधन के नाम से जानते हैं। आगे भूमि बंधन की दो प्रक्रियाएं हैं, कौन सी हैं बेटा, एक साइजिंग है और जो है प्राइमिंग है। तो प्राइमिंग और साइजिंग ये दोनों प्रक्रियाएं किसकी हैं, तो भूमि बंधन की प्रक्रियाएं होती हैं। तैल चित्रण हुए तो किन तूलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, तो तैल चित्रण के लिए ब्रासिल ब्रश का प्रयोग किया जाता है बेटा। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे की संभावना दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में दिखाई दे चुका है। ब्रासिल ब्रश का प्रयोग तैल चित्रण के लिए चित्रकार करते हैं। आगे बात करते हैं, तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो बेटा तैल चित्रण के लिए चारकोल लिस्टिंग से जो अंगूर की टहनियों को जला करके बनाई जाती है उससे सबसे पहले काम किया जाता है। प्रारंभिक रेखांकन उसी से होता है। तैल चित्रण का माध्यम क्या है, तो तारपीन है, अरसी है, तैल का वार्निश है, यही है तैल का माध्यम। तैल चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम बताइए, तो कोपाल वार्निश तैल चित्रण के लिए सबसे श्रेष्ठ वार्निश मानी जाती है। कोपाल वार्निश, कोपाल वार्निश तैल चित्रण हेतु वर्तमान में सर्वोत्तम चित्रभूमि है, कौन सी है बेटा, तो कैनवास है। तैल चित्रण हेतु वर्तमान में सबसे बढ़िया चित्रभूमि कैनवास ही मानी जाती है, कैनवास। आगे तैल रंगों के लिए सबसे उपयुक्त ब्रश कौन सा माना जाता है, तो फ्लैश ब्रश सबसे पहले होता है, जो सूअर के बालों से चपटे हांग ब्रश के रूप में जाना जाता है, उसे फ्लैश ब्रश कहते हैं। सूअर के बालों से बनाया जाता है, तैल रंगण के लिए सबसे बढ़िया ब्रश है। आगे बात करते हैं, किस कलाकार ने तैल चित्रण माध्यम के रूप में बादाम के तेल का प्रयोग किया है, तो लियोनार्डो दा विंची ने बादाम के तेल को भी प्रयोग किया है तैलीय चित्रण में। आगे अरसी का तेल और तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए, आधा अरसी आधा तेल, ठीक है। तो आधा अरसी हो जाए, आधा जो है तेल हो जाए। तो तेल का तारपीन के तेल के अनुसार क्या होना चाहिए, तो 50-50% होना चाहिए। 50% तेल लो, 50% तारपीन लो, काम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। चित्र पे वार्निश कब करनी चाहिए, तो बेटा वार्निश जब करनी चाहिए जब पूर्ण रूप से रूपेण सूख जाए चित्र, तब उसके बाद वार्निश किया जाता है। सूखे हुए चित्रों पे ही वार्निश करना अच्छी बात होती है। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल का प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं, कहाँ से, तो बामियाना से, जो अफगानिस्तान की गुफाओं में है, वहीं से सबसे पहले नया अनुसंधान होता है। आगे तैल रंगों को प्लेट पे मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, तो प्लेट नाइफ का प्रयोग किया जाता है। प्लेट नाइफ से ही तैलीय रंगों को आपस में मिलाया जाता है प्लेटों में। तैल रंग को मोम के साथ सम्मिश्रण लगाने को क्या कहते हैं, तो एनकास्टिंग कहा जाता है। अगर मोम के साथ तैल रंग को मिलाया जाता है तो उसे हम लोग एनकास्टिंग के नाम से जानते हैं, एनकास्टिंग के नाम से जो है पुकारते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को क्या कहते हैं, तो गोंद अगर मिलाया गया है तो उसे हम लोग ग्वास के नाम से जानते हैं। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है, तो आला प्राइमा कहलाता है, आला प्राइमा। आगे चोरास्क्यूरोस
चौरास क्यूरोस जो है प्रारंभ होता है, तो लियोनार्डो दा विंची ने इसे स्टार्ट किया है। चौरास क्यूरोस, रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शी रंग की दूसरी परत लगाना जिसमें नीचे की परत दिखाई देती रहे, क्या कहलाता है? तो ग्लेजिंग कहलाता है। अगर एक परत सूख गई है, दूसरा परत आप लगा रहे हैं और दिख भी रहा है दूर से, तो उसे हम लोग ग्लेजिंग के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया फ्रेस्को चित्रण में धरातल पे प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? तो बेटा फ्रेस्को चित्रण में धरातल पे 3 परत लगाई जाती हैं, याद रखना है। तैल चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो जल का प्रयोग तैल चित्रण में कभी नहीं होता है, याद रखना है। तारपीन के तेल का ही प्रयोग किया जाता है तैलीय चित्रण में। तैल चित्रण प्रविधा नहीं है, तो बेटा वास की प्रतिभा जो है नहीं मानी जाती है, वास की विधि नहीं है तैल चित्रण वाली, याद रखना है। आगे, तैल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसने आरंभ किया था, किसने निर्मित किया था? तो सर हेनरी टोंक ने मूल रूप से टोकिंग प्रक्रिया तैलीय चित्रकारी के लिए स्टार्ट किया था, सन हेनरी टोंक। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, तैल रंग, एक्रेलिक रंग और टेम्परा रंग में मूल रूप से कार्य एक साथ हो सकता है, याद रखना है। सिगरोफिटो विकसित हुई है, तो यूरोप में हुई है या 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में इटली में काफ़ी लोकप्रिय रहा है सिगरोफिटो। भित्ति चित्रण विधा है टेम्परा, फ्रेस्को और जो है सिगरोफिटो, ये तीनों विधाएं भित्ति चित्रण के लिए जानी जाती हैं। भित्ति चित्रण विधा नहीं है बेटा, किसके लिए नहीं है? तो ब्रोकन कलर के लिए भित्ति चित्रण विधा नहीं मानी जाती है। एक परत में काम किया जाता है, तो पोस्टर रंग में एक ही परत में काम हो जाता है। कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद लगा करके पट्टी द्वारा ड्राइंग बॉर्डर पे चिपकाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो माउंट करना कहते हैं, उसे हम लोग माउंट करने की प्रक्रिया कहते हैं। आगे, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तूलिका कौन सी है? तो सेबल का प्रयोग सबसे अच्छे से जल रंग में किया जाता है। पारदर्शी तकनीकी कौन सी नहीं है बेटा? तो स्क्रम्बिंग जो है वो पारदर्शी तकनीकी नहीं मानी जाती है। एक्रेलिक रंग का आविष्कार किसने किया था? तो 1946 से 49 ईस्वी के मध्य जो है लियोनार्डो बोकैर और जो है सैम गोल्डन आते हैं, उन्होंने जो है एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया, उसी को खोजा। आगे अगर बात करते हैं एक्रेलिक रंगों का प्रयुक्त माध्यम क्या है? तो बेटा ग्लास है, उसके बाद जेल है, देन मैट है। तो ग्लास, जेल और मैट एक्रेलिक रंगों के माध्यम माने जाते हैं। एक्रेलिक चित्रण आरंभ होता है कहाँ से? तो लैटिन ग्रुप से स्टार्ट होता है, याद रखना है। टूथब्रश व हार्ड ब्रश में स्प्रे करना कहलाता है, तो स्पैटरिंग कहलाता है बेटा, स्पैटरिंग के नाम से उसे जानते हैं हम लोग। टूथब्रश और हार्ड ब्रश में हम लोग स्प्रे जब करते हैं तो उसे जो है हम लोग स्पैटरिंग के नाम से जानते हैं। धातुओं का रंग बनाया जाता है, 18वीं शताब्दी में धातुओं में रंग बनाना स्टार्ट हो जाता है, याद रखना है। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता था, तो गीली भित्ति पे वहाँ चित्रण होता था, किंचुत नम भित्ति तथा सूखी भित्ति पे भी कई जगह फ्रेस्को में चित्रण हो गया है, ज़्यादातर गीली भित्ति पे किया जाता था। आगे, भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला तथा नाइफ से लगाना क्या कहलाता है? तो इम्पैस्टो कहते हैं उसे बेटा। स्टेपला और नाइफ से अगर लाया जाए तो इम्पैस्टो के नाम से उसे पुकारा जाता है। जिंक वाइट तथा फ्लैक वाइट में से अधिक घना कौन सा है बेटा? तो फ्लैक वाइट ज़्यादा घना माना जाता है। ईजल किसे कहते हैं बेटा? ईजल किसे कहते हैं? तो तैल चित्रों को जिस स्टैंड पे रख करके चित्रित किया जाता है उसे हम लोग ईजल के नाम से जानते हैं। डिपर का प्रयोग किया जाता है। डिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तैलीय चित्रण में किया जाता है। क्वेश्चन छप चुका है, ट्रिपल स्टार छापिएगा बेटा इसके ऊपर। कम से कम क्वेश्चंस 2 बार आ चुका है, अभी फिर आएगा। जल रंग में कार्य करता है, तो लाइट टू डार्क कार्य करता है, याद रखना है। जल रंग में लाइट टू डार्क ही कार्य होता है, और तैल रंग में तो डार्क टू लाइट होता है, इसका अपोजिट होता है। जल रंग में जो है लाइट टू डार्क होता है, जबकि तैल रंग में डार्क टू लाइट होता है। जल रंग चित्रण के लिए कौन सा धरातल प्रयोग में लाया जाता है? तो उसमें कैंट भी प्रयोग हो जाता है, फेब्रियानो भी हो जाता है, सैंडर्स भी हो जाता है, कार्टेज भी होता है, और व्हाइट्समैन पेपर का भी प्रयोग इसमें हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। आगे अगर बात करते हैं, पूछा गया जल रंग के लिए कौन सी तूलिका सर्वश्रेष्ठ होती है बेटा? तो सेबल की तूलिका सबसे अच्छे से जल रंग में प्रयोग की जाती है। सेबल की तूलिका जो है सबसे अच्छे से यहाँ पे प्रयोग की जाती है। आगे अगर बात करते हैं, पूछा गया फिट वर्ल तूलिका किसे कहते हैं? फिट वर्ल तूलिका किसे कहते हैं बेटा? तो किंचित गोल किनारों वाली सफ़ेद बालों वाली तूलिका को हम लोग फिट वर्ल तूलिका के नाम से जानते हैं। जल रंग चित्रण कहाँ आरंभ होता है? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में स्टार्ट होता है जल रंग चित्रण। जल रंग चित्रण का पितामह किसे कहा जाता है बेटा? तो पाल सैंड बाइट को मूल रूप से जल रंग चित्रण के लिए जाना जाता है, और उसके बाप जो है पाल सैंड बाइट ही हैं, याद रखना है। कुछ विद्वान जल रंग चित्रण का पिता किसे मानते हैं? तो ड्यूरर को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है पाल सैंड बाइट को ही मानते हैं। वास क्या बेटा होता है? वास क्या होता है? तो जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें केवल और केवल
एक रंग को धरातल पे लगा के सुखाने पर उसे बार बार जो है धोना है और पुनः रंगना है, फिर धोना है। इसी को हम लोग वाश के नाम से जानते हैं। लगाओ धो, लगाओ धो, लगाओ धो, यही है वाश। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कहा गया वाश चित्रण का आरंभ भारत में कब माना जाता है, तो बंगाल स्कूल से माना जाता है। बेटा वाश चित्रण भारत में कब आया, बंगाल स्कूल से आता है। व्हाइटमैन कागज़ कहाँ उपयुक्त होता है, तो इंग्लैंड की जी वाइट्समैन कंपनी ने सबसे पहले व्हाइटमैन कागज़ का प्रयोग किया है। कार्बनिक रंग क्या होते हैं बेटा, तो रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित और वानस्पतिक जगत से निर्मित जो रंग हैं वही कार्बनिक रंग कहलाते हैं। जल रंग चित्रण में हाइलाइट देखने के लिए क्या करते हैं, तो कागज़ को स्वेच छोड़ देते हैं, हाइलाइट अपने आप दिखाई दे जाएगा। आगे तकनीकी के प्रयोग की दृष्टि से जल को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, दो। एक अपारदर्शक जल होता है, एक पारदर्शक होता है। पारदर्शक में आता है वाश, आला प्राइमा और स्पंजिया, जबकि अपारदर्शक में क्या होता है बेटा, स्टपलिंग, स्कम्बलिंग और ड्राई ब्राइसिंग ग्रॉस, और ग्वास भी इसी में आता है अपारदर्शक में। ठीक है, ग्वास किसे कहा जाता है, तो जल रंग को अपारदर्शक गोंद मिला करके मिश्रित कर दिया जाए, उसी विधा में बॉडी कलर के नाम से भी इसे जानते हैं। किसको, ग्वास को। ग्वास को हम लोग बॉडी कलर के नाम से भी जानते हैं। इसमें गोंद मिला करके काम होता है। टेम्परा चित्रण माध्यम के रूप में किस पायस का प्रयोग किया जाता है, पायस होता है बेटा अंडा, दूध, गोंद और ग्लिसरीन, इसमें टेम्परा के प्रयोग होते हैं। आगे टेम्परा चित्रण के लिए कौन सा ब्रश प्रयोग किया जाता है बेटा, सेबल और ब्रसेल्स का ब्रश प्रयोग किया जाता है टेम्परा के लिए। टेम्परा चित्रण किस तल पे किया जाता है बेटा, तो वह तल कौन सा है, लकड़ी के धरातल पे बनाया गया कैसीन ग्राउंड, जिप्सम ग्राउंड, इनामेल की परत, लगाई गई धातु की प्लेट पे मूल रूप से टेम्परा चित्रण किया जाता है। किस माध्यम में रोगन किया जाता है, रोगन, तो बेटा रोगन तैलीय माध्यम में ज़्यादातर होता है। आगे बिंदुवर्तना का प्रयोग किसने किया है, तो सोरा और सिग्नेक ने नव प्रभाववाद के अंतर्गत बिंदुवर्तना का प्रयोग किया है। आगे स्फुमेंटा क्या होता है बेटा, स्फुमेंटा क्या होता है बेटा, तो स्फुमेंटा मूल रूप से इस मंजिंग अर्थात कठोर किनारों को अंगूठे या अंगुली की सहायता से मिक्स करके हुए कठोरता को कम करना मूल रूप से स्फुमेंटा कहलाता है। स्फुमेंटा क्या है, तो रेखांकन है तो लाल रंग का चाक जो है प्रयोग किया जाता है, वही है स्फुमेंटा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे कहा गया है कि सैगनो ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुआ है, तो सैगनो ड्राइंग जो है बेटा वो 14वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ है। एक्वार्टिंग किसे कहते हैं, तो एक्वार्टिंग मूल रूप से इटैंगलियो की वह तकनीकी है जो जल रंग वाश के समान प्रभाव उत्पन्न करती है, उसे हम लोग एक्वार्टेंट के नाम से जानते हैं। स्टाइल शब्द किससे बना हुआ है, तो बेटा स्टाइल शब्द जो है लातिन शब्द से बना हुआ है, लातिन शब्द स्टाइलिश से बना हुआ है, तो उसी स्टाइल को कहा जाता है। थ्री पेंसिल्स तकनीकी क्या होती है बेटा, तो थ्री पेंसिल्स में मूल रूप से हम लोग थ्री पेंसिल का एक साथ ही स्केच का प्रयोग होता है। ब्लैक पेंसिल, श्वेत यानी चाक पेंसिल और जो है सेग्न्यून, ये तीनों साथ में प्रयोग किए जाते हैं, वही है थ्री पेंसिल्स। ग्राफिक किसे कहते हैं बेटा, एक धरातल पे अंकन करके दूसरे पर छापना मूल रूप से ग्राफिक कहलाता है। एक पे अंकन करो दूसरे पे छाप दो, वही है ग्राफिक। ग्राफिक के अंतर्गत कौन सी प्रविधा आती है बेटा, तो एचिंग आती है, वुडकट आती है, एनग्रेविंग आती है और सेरीग्राफी आती है, ये सब ग्राफिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। रंग पटल किसे कहते हैं या फिर रंग पैटल किसे कहते हैं, तो रंगों के सम्मिश्रण करने की एक लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को मूल रूप से हम लोग रंग पैलेट के नाम से जानते हैं, रंग पैलेट के नाम से जानते हैं। ब्लेडिंग किसे कहा जाता है, ब्लेडिंग किसे कहा जाता है बेटा, तो ब्लेडिंग के लिए अगर बात करते हैं दो रंगों को कोमलतापूर्वक कैनवास पे तूलिका द्वारा मिश्रित करना ब्लेडिंग कहलाता है। चार टान किसे कहा जाता है, चार टान किसे कहा जाता है बेटा, तो चार टान के लिए ट्राइंग ब्लेडिंग करने के लिए कागज़ को कस करके लपेट करके पेंसिल के आकार का टूल दे देना चार कांच कहलाता है या फिर चार टान कहलाता है। टारचान कहलाता है। ठीक है, ब्लोन बाइट्स किसे कहते हैं बेटा, ब्लोन बाइट्स जो है वो किसे कहा जाता है, ब्लोन बाइट्स के लिए रंग की बूंदों को धरातल पे डाल करके मुंह से या फिर एक्स्ट्रा की सहायता से फूंक मार करके कलात्मक पोत की रचना करना मूल रूप से ब्लोन ब्लाट्स कहलाता है, ब्लोन ब्लाट्स कहलाता है। ब्रोकन कलर क्या कहलाता है बेटा, ब्रोकन कलर किसे कहा जाता है, तो ब्रोकन कलर मूल रूप से बिना किसी सम्मिश्रण के रंगों को अलग अलग स्ट्रोक लगा के जो मेंजोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करता है उसे हम लोग ब्रोकन कलर के नाम से जानते हैं, ब्रोकन कलर के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो पूछा गया ब्रोकन कलर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ब्रोकन कलर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो कांस्टेबल ने अपनी प्रकृति में ज़्यादातर किया है। कांस्टेबल एक अच्छे लेवल के चित्रकार हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। ड्राई ब्रशिंग क्या होता है बेटा, तो सूखे धरातल पे बिना तेल के रंगों की तूलिका के माध्यम से लगाया गया काम जो है ड्राई वॉशिंग कहलाता है, ड्राई वॉशिंग
कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे पूछा गया फ्रक्टेज। फ्रक्टेज क्या होता है? यह एक तकनीकी है जिसमें कुछ सूखे रंगों को किसी कागज़ की शीट पे या फिर कपड़े पे रब करके चट्टान, पत्थर या फिर लकड़ी का जो है पोत दर्शाया जाए, उसे हम लोग फ्रक्टेज के नाम से जानते हैं, फ्रक्टेज के नाम से। आगे बात करते हैं लिथोग्राफी में उपयुक्त चूना पत्थर क्या होता है बेटा, कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो है बाबेरी की क्वेरी में पाया जाता है। जेपीजी फ़ोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो जेपीजी जो फ़ोटो होता है बेटा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, उसे हम लोग जेपीजी के नाम से जानते हैं। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, उसे हम लोग उसके नाम से जानते हैं। इम्पैक्ट्स को क्या कहते हैं? इम्पैक्ट्स तो तूलिका, नाइफ और तूलिका, नाइफ और स्पैटुला की सहायता से धरातल पे सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पैक्टो कहलाता है बेटा। इम्पैक्टो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, याद रखना है। इम्प्रिंट प्रिंट किसे कहते हैं बेटा? इम्प्रिंट किसे कहा जाता है? तो गाढ़े रंग को लगाने के बाद किसी वस्तु जैसे नाइफ, फार्क, कंघी आदि को दबा करके पोत का निर्माण करना इम्प्रिंट कहलाता है। इम्प्रिंट याद रखना है। एक्रेलिक चित्रण कब और किसके समय प्रारंभ होता है? तो 1920 ईस्वी में अमेरिका से लैटिन ग्रुप द्वारा स्टार्ट होता है। नाइफ पेंटिंग क्या होता है बेटा? नाइफ पेंटिंग क्या है? तो ब्रश के साथ पर नाइफ के चित्रण करना को नाइफ पेंटिंग कहलाते हैं। मास्किंग टेप किसे कहते हैं बेटा? मास्किंग टेप किसे कहा जाता है? मास्किंग टेप के लिए धरातल जैसा है वैसा ही छोड़ने के लिए उसे मास्किंग टेप से ढक दिया जाता है और रंग हो जाने के बाद उतार दिया जाता है, वही है मास्किंग टेप। स्पॉटरिंग किसे कहा जाता है बेटा? स्पॉटरिंग किसे कहा जाता है बेटा? सूखे हुए कठोर ब्रश या फिर टूथ ब्रश से रंगीन धरातल पे अंगुली के अग्रभाग से स्प्रे करना स्पॉटरिंग कहलाता है। स्पॉटरिंग याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे ट्रॉन्किंग किसे कहते हैं बेटा? ट्रॉन्किंग तैल रंग से चित्रण करने की यदि धरातल पे गाढ़ा रंग लगाया जाए तो उसे कागज़ की शीट से सोख लिया जाता है, उसे हम लोग ट्रॉन्किंग के नाम से जानते हैं। आगे कहा गया चिरास्क्यूरो का अर्थ क्या होता है? चिरास्क्यूरो का अर्थ होता है बेटा, चिरास का अर्थ होता है प्रकाश और क्यूरोस का अर्थ होता है अंधकार। इस प्रकार चिरास्क्यूरोस का जो अर्थ होता है बेटा वो प्रकाश और छाया का संतुलित प्रयोग होता है, चिरास्क्यूरोस। आगे हम लोग बात करते हैं, पूछा गया जॉन कांस्टेबल के रंगों को सीधे कैनवास पे लगाने की किस पद्धति में प्रयोग किया जाता है? ग्रीसाइल पद्धति में प्रयोग किया गया है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला किन कलाओं के अंतर्गत आती है? तो बेटा ये रूपरत कला या फिर प्लास्टिक आर्ट के अंतर्गत आती है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। स्थिर चित्रण होता है क्या है बेटा? कुछ वस्तुओं के समूह को सामने रख करके प्रत्यक्ष देख करके छाया, प्रकाश, प्रमाण, दूरी का ध्यान रखते हुए चित्रण करना मूल रूप से स्थिर चित्रण कहलाता है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो 1662 ईस्वी में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बन जाती है। अच्छा, एचबी पेंसिल, एचबी पेंसिल में एचबी का अर्थ क्या होता है? एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन और बी का अर्थ होता है ब्लैकनेस। बेटा एच का अर्थ होता है हार्डनेस और बी का अर्थ क्या होता है बेटा? ब्लैकनेस। तो हार्डनेस और ब्लैकनेस इसकी कठोरता और जो है कालापन को दर्शाने का काम है एचबी, इसीलिए इसका शार्ट नाम रखा गया है। तजार्टिंग किसे कहते हैं बेटा? वह तूल है जो जावा निवासी मोम लगा करके करते थे, उसे हम लोग तजार्टिंग के नाम से जानते हैं। माही स्ट्रोक्स किसे कहा जाता है? कैनवास पे कार्य करते समय हाथ टिकाने के लिए प्रयुक्त स्टिक जो है वही है माही स्टिक्स। आगे भारत में बाटिक का प्रचलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है? स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र आते हैं रथींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो है भारत में बाटिक पेंटिंग स्टार्ट किया है। भारत में बाटिक चित्रण का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर के साथ साथ सौराष्ट्र और जो है कर्नाटक भी बाटिक पेंटिंग के लिए जाना जाता है। आगे भारत में वुडकट विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो चंचल बनर्जी ने सबसे पहले वुडकट तकनीक को जो है प्रयोग में लाया है। भारत में एचिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? मुकुलचंद डे ने एचिंग का प्रयोग किया है, याद रखना है, उन्हें आविष्कारक माने जाते हैं। लकड़ी की छपाई के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? तो बेटा सबसे पहले चीन में ही प्रयोग होता है, इसका चित्रण सबसे पहले चीन में स्टार्ट होता है। छापा चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ है? वो भी चीन में हुआ है, याद रखना है। रूस की लोकप्रिय प्रिंट क्या है? तो लुबोक जो है रूस की सबसे अच्छी प्रिंट मानी जाती है, लुबोक, याद रखना है। भारत में एचिंग पद्धति के प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं? तो शांति निकेतन के रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती हैं, लखनऊ के एमएल सेन हैं, जबकि मुंबई के वाई के शुक्ला हैं और चित्तप्रसाद हैं। मूल रूप से ये लोग एचिंग पद्धति के अच्छे चितैरे माने जाते हैं। सर्वप्रथम किस ग्रंथ की छपाई हुई है? बेटा सबसे पहले कौन सी ग्रंथ छापी गई थी? तो हीरक सूत्र नामक ग्रंथ है, कागज़ पे 778 ईस्वी में चीन के द्वारा छाप दिए जाते हैं। स्क्रीन पेंटिंग का आरंभ हुआ था कब? 10वीं शताब्दी के लगभग चीन में स्क्रीन पेंटिंग का स्टार्टिंग हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं विश्व में सेरोग्राफी के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? तो एंडी वारहोल हैं, ये अमेरिका की पॉप आर्टिस्ट हैं। आर्थर ओमकारा मुरा हैं, ये अमेरिकन हैं। रॉबर्ट
रोसेनबर्ग हैं, अमेरिकन हैं। राय चेरिसएल्डी हैं, अमेरिकन पॉप आर्टिस्ट हैं। और हेनरी गॉटलीब हैं, ये अमेरिकन हैं। तो ये लोग सेरीग्राफी के अच्छे सितारे माने जाते हैं, अच्छे कलाकार माने जाते हैं। बाघ प्रिंटों के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मोहम्मद यूसुफ खत्री हैं और मोहम्मद बिलाल खत्री हैं। तो ये लोग बाघ चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, बाघ चित्रण के लिए जाने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, पूछा गया भारत में सोरोग्राफी यानी सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? तो मंजीत बाबा फेमस है, याद रखना है। वस्त्रों की छपाई के लिए सबसे प्रयुक्त तकनीकी कौन सी होती है बेटा? तो एक्रेलिक सबसे अच्छी मानी जाती है वस्त्रों की छपाई के लिए। डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग में प्रयोग होता है, तो इंक जेट पद्धति का प्रयोग डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग में किया जाता है। आगे, रेनेसा पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध चित्रकार बिट्टोचेल्ली ने अपनी प्रसिद्ध चित्र वीनस का जन्म किस माध्यम में बनाया? बेटा वीनस का जन्म जो बनाया है वो टेम्परा माध्यम में बनाया है, याद रखना है। रेनेसा का अच्छा पेंटिंग माना जाता है। आगे, जापान में टेम्परा विधि का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो हिरेंजियो मंदिर के अवलोकितेश्वर जो है नामक भित्ति चित्रण में मूल रूप से टेम्परा का प्रयोग होता है। आगे, दूसियों ने अपना प्रसिद्ध चित्र मैडोना विद चाइल्ड किस विधि में बनाया? तो मैडोना विद चाइल्ड को मूल रूप से टेम्परा विधि में दूसियों ने बनाया है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। भारत में कागज़ बनाने का प्रथम कारखाना कब और कहाँ लगा? 1882 में कोलकाता में लगता है। सर्वप्रथम रंगों को मोम मिला करके किसने चित्र किया है? तो राम कुमार ने किया है, याद रखना है। कांथा कला क्या होती है? पश्चिम बंगाल में प्रचलित सूती कपड़ों पर प्रचलित कढ़ाई को हम लोग कांथा के नाम से जानते हैं, कांथा के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, दृश्य कलाओं में बस्ट से क्या तात्पर्य है? बस्ट मतलब होता है अवश्य प्रतिमाएं। वह स्थान जहां धातु ढलाई का काम होता है उसे हम लोग फाउड्री के नाम से जानते हैं, फाउड्री के नाम से। पीतल धातु किसका मिश्रण होता है बेटा? तांबा प्लस जस्ता का। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शीघ्र जमाने के लिए क्या मिलाया जाता है? हैवी मार्टरेट D2O मिला दिया जाता है, D2O ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड। आगे, धीमे जमाने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाते हैं बेटा, ठंडा पानी मिला दो, धीमा जमने लगेगा। कांसे की मूर्ति होती है? तांबा की यानी कॉपर की होती है, याद रखना है। आगे, किस धातु या फिर मिश्र धातु को ढलाई के लिए रेजर जरूरी होता है? तो बेटा धातु और मिश्र धातु में रेजर वायर की जरूरी एल्युमिनियम में होती है, एल्युमिनियम में रेजर वायर का जरूरी होना है। आगे, कांसे के लिए इसे नहीं मिलाते हैं, कांसे में मूल रूप से कैडमियम कभी नहीं मिलाया जाएगा, याद रखना है। इसमें से उच्च गलनांक किसका है बेटा? तो एल्युमिनियम का अच्छा गलनांक माना जाता है। इटालियन धातु ढलाई पद्धति में मोल्ड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वर्मीकुलाइट का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, वर्मीकुलाइट। बेस मेटल क्या होता है बेटा? AIL का मुख्य धातु मूल रूप से बेस मेटल कहलाता है। कौन से? कैरिनिन्थियो ब्रांच कौन सी है बेटा? तो तांबा 90% हो, 10% हो, वही है कोरोनिन्थियो ब्रांच, याद रखना है। आगे, मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? पीतल की नगरी के लिए यानी ब्रांच वर्क के लिए जाना जाता है। धातु ढलाई में टेपा माटी पद्धति के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? बनारस के लिए जाना जाता है बेटा, बनारस में टेपा माटी ज़्यादा पाई जाती है। किस धातु पे फोर्ज वेल्डिंग काम करता है बेटा? लोहा धातु पे फोर्ज वेल्डिंग काम करता है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। डोगरा धातु ढलाई का संबंध किससे है? तो ठंडा सांचा पद्धति से है, कोल्ड जो है प्रोसेस से मूल रूप से डोगरा धातु ढलाई का संबंध माना जाता है। आगे बात करते हैं बेस मेटल की। बेस मेटल में क्या क्या पाया जाता है बेटा? तो बेस मेटल का जो सम्मिश्रण है वो तांबा 78% हो, टिन 22% हो, तो वही है अपना बेस मेटल। आगे बात करते हैं, आगे पूछ लिया गया गन मेटल क्या होता है? गन मेटल किसका सम्मिश्रण है बेटा? तांबा 88% हो, टिन 10% हो, जिंक 2% हो, मूल रूप से ये गन मेटल कहलाएंगे। लोहे का गलनांक कितना है बेटा? तो 1636 डिग्री है लोहे का गलनांक। लोहे गलता है जब 1636 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इनमें से कौन सा नॉन फेरस है? नॉन फेरस कौन सा है बेटा? बेल मेटल जो है यानी घंटा बनाने वाला काम जो है वो नॉन फेरस होता है, याद रखना है। आगे, न्यूनतम गलनांक किसका होता है? टिन का होता है बेटा। उच्चतम गलनांक किसका होता है? तांबा का होता है यानी कॉपर का होता है। किसका घनत्व न्यूनतम बेटा? न्यूनतम घनत्व जो है एल्युमिनियम का होता है। तांबे का गलनांक कितना होता है? 1080 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात करते हैं एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है बेटा। अगर मार्बल पत्थर को आप जला देंगे तो वहाँ से चूना मिलेगा, यानी चूना मिलेगा बेटा, ठीक है, चूना मिलेगा। 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकिंग गिल्ड के नाम से जाने जाते हैं, कब इसको एस्टेब्लिश किया जाता है? तो 1990 ईस्वी में 12 कलाकारों का एक जो है इंडियन प्रिंट मेकिंग गिल्ड एस्टेब्लिश होता है 1990 ईस्वी में। ट्रेडर, प्लेनर, सिलेंडर और रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं कहाँ पे? तो लेटर प्रेस में ऐसा काम होता है। मोनोटाइप प्रयुक्त होता है बेटा मेटल प्रिंटर के लिए, यानी मेटल प्रिंटिंग के लिए मोनोटाइप का प्रयोग किया जाता है। लैस्टन मोनोटाइप मशीन जो है कंपनी की स्थापना 1887 ईस्वी में पेलिसवेनिया के फिलाडेल्फिया में किसने की थी? तो टाल्सबर्ग लैस्टन ने मूल रूप से ऐसा कारनामा किया था। आगे, गाउंड्री ओल्ड स्टाइल एक पुरानी शैली है। इसका जो है सेरिफ
टाइप फेस है जो मूल रूप से 1915 में अमेरिकन टाइप फाउंड्स के लिए किया गया है। किसके द्वारा? तो फ्रेडरिक ब्लू गाउट्री के द्वारा किया गया है, फ्रेडरिक ब्लू गाउट्री के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं, पूछा गया कार्ने ओल्ड टाइप सेरिफ्रिक टाइप फेस किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है बेटा? तो फ्रेडरिक गाउट्री के द्वारा ही किया जाता है, फ्रेडरिक गाउट्री के द्वारा ही किया जाता है। आगे बात करते हैं, फ्रैंक हिनमैन पियरपोर्ट कौन थे? फ्रैंक हिनमैन पियरपोर्ट का संबंध किससे है? तो अमेरिकी इंजीनियर और जो है टाइपेस फेटर डिज़ाइनर के रूप में फ्रैंक हिनमैन पियरपोर्ट जाने जाते हैं। ब्रिटेन के मोनोटाइप कॉरपोरेशन के लिए मुख्य रूप से कौन जाना जाता है जो इंग्लैंड में काम किया है? तो फ्रैंक हिनमैन पियरपोर्ट को ही हम लोग मान रूप से जानते हैं, जो ब्रिटेन के मोनोटाइप कॉरपोरेशन में मुख्य रूप से काम किए हैं। आगे, निम्नलिखित में से एक ग्रेगिक आर्टिस्ट नहीं है। ग्रेगिक आर्टिस्ट कौन नहीं है बेटा? तो लिपिसिटस जैकवैक्स जो हैं ये कार्बोबिस्ट मूर्तिकार हैं, मूल रूप से यही जो है ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है। आगे बात करते हैं, पूछा गया किस वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलाकार जो है कलात्मक पेपर कटआउट को कहते हैं? तो डोको पेज कहा जाता है, याद रखना है, डोको पेज, डोको पेज। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वह शहर है लंदन। अंडरग्राउंड ग्रुप में शामिल महान कलाकार कौन थे? तो फ्रैंक पिक और जो है एडगर मैकडे नाइट ये हैं, ये दोनों लोग जो है अंडरग्राउंड ग्रुप में शामिल महान कलाकारों में शुमार है। आगे, विज्ञापन डिजाइन में जेनेटिक्स ऑफ वर्क के प्रयोग को कहा जाता है? तो क्रेडिट लाइंस के नाम से जाने जाते हैं, क्रेडिट लाइंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए रेस्टर तथा वेस्टर सेव के लिए मुख्य तरीके हैं? तो डिजिटल इमेज के लिए ऐसा काम किया जाता है, रेस्टर और वेस्टर सेव। ठीक है। आगे बात करते हैं, डिजिटल इमेज एक संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है जो आमतौर पे किया जाता है। तो द्विआयामी छवि बनाने के लिए जो है डिजिटल इमेज का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफर एक सामंजस्य यानी टोन्स प्रिंट करने में किस श्रृंखला का प्रयोग करते हैं? तो डार्ट्स का प्रयोग किया जाता है, यानी बूंदों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत है जो आधारशिला का निर्माण या समर्थन करती है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत है जो एक मूल रूप से आधारशिला का समर्थन करते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत है, याद रखना है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्यिक रूप का था जिसे मोबाइल टाइप का उपयोग किया जाता है? मोबाइल टाइप का उपयोग लेटर प्रेस प्रिंटिंग में किया जाता है, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में। आगे बात करते हैं, मुद्रण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त सही क्रम बताइए। तो पहले ग्राइंडिंग होती है, फिर चित्रकला होती है, फिर गोंद प्रयोग होता है, देन छपाई होती है। आगे, मशहूर प्रिंटिंग मेकर को कलाकार जो है सही से लगाइए। तो मार्कवान बेल्गियमोट आते हैं, उसके बाद जर्मन पेंटर हैं लियोनी, उसके बाद इटालियन बोरिक पेंटर आते हैं, ये प्रिंट मेकर हैं। फिर रेम्ब्रा आते हैं, ये 1606 से 1669 हैं। फिर डच और ड्राफ्ट प्रिंट मेकर आते हैं। विलियम गोहार्थ आते हैं, इंग्लिश पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं, व्यंग्यकार हैं। ये सामाजिक आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? विलियम गोहार्थ। तो इन लोगों को क्रम से ऐसे लगाना है। आगे, प्रिंट मेकिंग में एक्वार्टिंग प्रभाव किसे कहते हैं बेटा? तो रेसिन को हम लोग एक्वार्टिंग प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, एक्वार्टिंग प्रभाव, एक्वार्टिंग प्रभाव। आगे बात करते हैं, रंगों को चित्रभूमि पे क्रमानुसार लगा करके एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? तो अनुक्रम कहलाता है, उसे हम लोग अनुक्रम के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया क्रिस्टल ग्राडेशन यानी जल रंग वर्ष 1921 ईस्वी में किसका चित्र है? तो पाली क्ली का है, यानी पॉल क्ली का है, याद रखना है। कालानुक्रम सही क्रम में चयन कीजिए। वुडकट बेटा ये 220 ईस्वी का है, एचिंग 1513 ईस्वी का है, लिथोग्राफी 1796 ईस्वी का है, जबकि स्क्रीन पेंटिंग जो है 960 से 1279 ईस्वी का है, 1279 79। दृश्य कला में स्केटलिंग तकनीकी को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पोसाई कहा जाता है, याद रखना है। स्केटलिंग तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है कहाँ पे? 10,000 ईसा पूर्व की गुफाओं में मूल रूप से स्टेलिंग तकनीकी का प्रयोग 10,000 पूर्व गुफाओं में पाया जाता रहा है। स्टेसिंग तकनीकी में आदिवासी जानवरों व अन्य वस्तुओं के चित्र बने हैं, तो हस्त प्रिंट के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे, एरोग्राफी कला एक सूर्यलिज्म विधि है जिसमें स्प्रे पेंटिंग के प्रयोग से एक स्टेलिस को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो त्रिआयामी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया जाता है एरोग्राफी में। एरोग्राफी तकनीकी एक मिश्रित और जो है फोटो रियलिस्टिक
शैली के रूप में भी अधिक पहचाना जाता है। इस विधि का प्रयोग मिलता है कहाँ पे? तो विक्टोरिया युग के टाइटल सजाने के लिए एरोग्राफी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, पूछा गया एरोग्राफी का प्रयोग किस कलाकार के कार्यों में दिखाई देता है बेटा? तो मानरे के कार्यों में ज़्यादा दिखाई देता है एरोग्राफी। मानरे। आगे आमतौर पे एरोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, वाहनों पे ज़्यादातर एरोग्राफी का प्रयोग दिखाई देता है। एरोसाल पेंट, जिसे स्प्रे पेंट भी कहा जाता है, की खोज कब और किसने की थी? तो 1949 ईस्वी में एरोसाल को खोज लिया था, स्काई मोर के द्वारा खोजा जाता है। सीकाई मोर के द्वारा मूल रूप से खोजा जाता है 1949 ईस्वी में एरोसाल को। अधिकांश एरोसाल पेंट में होता है, क्या होता है? एक धातु, कांच या प्लास्टिक की गेंदें होती हैं, उसी को मूल रूप से एरोसाल कहा जाता है। आगे कहा गया आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीकी का विकास कब होता है? तो आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीकी का जो विकास है बेटा, वो कपड़े के पैटर्न पे होता है, कपड़े पे दर्शाया जाता है। आगे फ्लैक्सोग्राफी स्याही के एक घटक को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? फ्लैक्सोग्राफी स्याही के एक घटक को मूल रूप से एनिलिम डाई कहा जाता है, एनिलिम डाई। आगे बर्र एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पे पड़ता है? तो धातुओं पे पड़ता है, बर्र उसी का प्रभाव है, याद रखना है। आगे कोंते का प्रभाव किस में लिया जाता है? कोंते लिथोग्राफी में पाए जाते हैं, लिथोग्राफी में। आगे बात करते हैं, पूछा गया है इटैग्लियो पद्धति कौन सी है बेटा? तो ड्राइंग पॉइंट, एक्वाटिंग, इसके अलावा एचिंग, एग्रोविंग और जो है मेजोंटिंग मूल रूप से इटैलियोग्राफी पद्धति मानी जाती है। कोलाग्राफी क्या होता है? कोलाग्राफी में प्रयोग किया जाता है क्या? तो इटैलियो जो है प्रयोग किया जाता है, इटेगैलियो का प्रयोग जो है कोलाग्राफी में अच्छे से किया जाता है। ब्यूरिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इटैलियो के अलावा इसके अलावा जो है एग्रोवेचिंग में भी, रिलीफ प्रिंट मेकिंग के द्वारा भी ब्यूरिन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है ब्यूरिन। आगे बात करते हैं 16वीं शताब्दी के फ्लेमिश उत्कीर्ण हेंडिंग गल्टजियस का उपयोग किस उपकरण के द्वारा प्रयोग में लाया गया था? तो ब्यूरिन के द्वारा ऐसा प्रयोग किया गया था 16वीं शताब्दी के आसपास। आगे बात करते हैं प्रिंट मेकिंग में गाढ़ेपन यानी विस्कोसिटी की प्रक्रिया है, तो ब्लॉक को किस सतह पे जो है आवश्यकताएं होती हैं? तो मेटल की सतह पे प्रिंट मेकिंग में गाढ़ापन लाया जाता है। लास्ट पॉइंट कहा गया वीडियो कला के अगुआ कलाकार कौन माने जाते हैं? तो नाम जून पायक और वुल्फ बोस्टेल मूल रूप से अगुआ कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जो